नमस्कार। 2 साल पहले यानी 11 मई 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के जनकपुर गए। जी हां, वही जनकपुर जिसे मान्यताओं के आधार पर भगवान राम का ससुराल और माता सीता का घर कहा जाता है। जनकपुर में नेपाल के कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी धर्म का चोला पहना और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दो देशों की कूटनीति को देवनीति में बदल दिया। जनकपुर से अयोध्या तक बस सेवा की शुरुआत के लिए हरी झंडी दिखाई गई। भारत ने जनकपुर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। वामपंथ और दक्षिण पंथ के इस मिलन पर देव नीति की चर्चा चारों तरफ जोर शोर से हुई। 2014 से दोनों देशों के बीच आई तल्खियां खत्म होती दिखीं, लेकिन ठीक 2 साल बाद यानी 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली करीब 90 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन कर नेपाल को फिर गरमा दिया। नेपाल ने आनन फानन में अपने देश के नए नक्शे को दुनिया के सामने पेश कर दिया, जिसमें न सिर्फ उत्तराखंड का लिपुलेख बल्कि काला पानी और लिम्पियाधुरा को भी अपना हिस्सा बताया है। नक्शे पर भारत की आपत्ति के बावजूद नेपाली संसद की प्रतिनिधि सभा यानी निचले सदन ने मुहर लगाने की तैयारी कर ली। तो आज खबर दुनिया में देखेंगे, भारत से कैलाश मानसरोवर की दूरी को कम करने के चक्कर में भारत से नेपाल क्यों होता जा रहा है दूर। क्या नेपाली पीएम ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बनाया है नक्शा यानी मैप प्लान, या पीएम मोदी की देव नीति हो गई है फेल। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में देखेंगे, पड़ोसी देश पाकिस्तान में जुआ खेलने के आरोप में एक गधे को क्यों किया गया है गिरफ्तार। लेकिन शुरुआत सुर्खियों से। एशिया का नोबेल कहे जाने वाला रेमन मैगसेसे अवार्ड्स इस साल किसी को भी नहीं मिलेगा। मनीला में होने वाला पुरस्कार समारोह किया गया रद्द। 60 साल में ये तीसरा मौका जब किसी को भी नहीं दिए जा रहे ये अवार्ड्स। इससे पहले 1970 और 1980 में नहीं दिए गए थे पुरस्कार। इस साल कोरोना संक्रमण के चलते रद्द किया गया है अवार्ड समारोह। लद्दाख में भारत और चीन सीमा विवाद पर फिर बातचीत की तैयारियां शुरू। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच होगी बात। चुशूल में बातचीत की तैयारी में जुटे भारतीय दल के सदस्य। सेना मुख्यालय से सैन्य टीम को बैठक को लेकर जारी किए जा चुके हैं दिशा निर्देश। लद्दाख की पेंगोंग झील के पास दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटीं। और उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ा तनाव। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत के सभी दरवाजे किए बंद। कम्युनिकेशन लाइंस के साथ साथ दोनों देशों के नेताओं के बीच की हॉटलाइन को भी किया जा रहा है बंद। उत्तर कोरिया ने पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया को बताया दुश्मन, कहा अभी ये सिर्फ शुरुआती कार्रवाई। तो भारत के पड़ोसी देशों में जिनके साथ अच्छे रिश्ते माने जाते हैं उनमें एक नाम नेपाल का भी माना जाता है। भारत और नेपाल की सरहद खुली हुई है, संस्कृति एक जैसी है। आप अगर पहले नेपाल गए हैं तो वहां आपको ये महसूस ही नहीं हुआ होगा कि आप भारत में हैं या नेपाल में। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि नेपाल में आपको भारत विरोधी आवाज़ें साफ साफ सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और कब से हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त तो चर्चा नेपाल के नए नक्शे की यानी भारत और नेपाल सीमा विवाद की। दरअसल 1975 में आखिरी बार नेपाल ने अपना नक्शा जारी किया था। उस नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा के 335 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र नहीं दर्शाए गए थे। मगर अब नए नक्शे के मुताबिक नेपाल को कागज पर 335 वर्ग किलोमीटर का फायदा होगा। लेकिन नेपाल के ही धुर राष्ट्रवादियों की मांग है कि हमें सिर्फ 335 वर्ग किलोमीटर जमीन ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो ग्रेटर नेपाल के लिए 60,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत से चाहिए। आपको बता दें कि वर्तमान स्थिति में नेपाल कुल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और भारत और नेपाल 1800 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। खैर, आइए चलते हैं उत्तराखंड की नेपाल सीमा के पास, जहां है कालापानी बॉर्डर। इसी बॉर्डर पर बनी सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पिछले महीने 8 मई को जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था तो शायद उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये सड़क बहुत बड़े विवाद का हिस्सा बन जाएगी। नेपाल ने तुरंत आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह सड़क नेपाल की जमीन में है। नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से 9 मई को दावा किया गया कि लिपुलेख नेपाल के हिस्से में आता है, लिहाजा सड़क निर्माण गलत है। इसके बाद नेपाल की ओर से 18 मई को एक नया नक्शा जारी किया जाता है। इसमें भारत के कालापानी के साथ ही लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी नेपाल अपना हिस्सा बताता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 1 जून को नेपाली प्रतिनिधि सभा में नए नक्शे वाले इस संविधान संशोधन बिल को पेश कर दिया। शुरुआत में नेपाली कांग्रेस और मधेसी पार्टियों ने इस पर असहमति जताई, लेकिन ओली के राष्ट्रवादी कार्ड की ताकत का एहसास जल्दी ही विपक्षी दलों को भी हो गया। इसके बाद सबसे पहले नेपाली कांग्रेस ने यू टर्न लिया और जब ओली की तरफ से इस मुद्दे
पर भारत से बातचीत करने के संकेत दिए गए तो नेपाली कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि ओली इस संविधान संशोधन को लटकाना चाहते हैं, इस बिल को लटकाना चाहते हैं। विपक्ष का कहना था कि जब हम सरकार के साथ हैं तो फिर सरकार इस विधेयक को लटकाना क्यों चाहती है। जाहिर है कि ओली अपने ही खेल में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए नक्शे के मसले पर ओली ने भारत से कोई बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या नेपाल ने गुस्से में आकर नक्शा बदलने का फैसला लिया है या इसकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। दरअसल इसके लिए हमें साल 1816 में जाना होगा, जब ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे और फिर 1816 में नेपाल और ब्रिटिश हुकूमत के बीच सुगौली की संधि हुई, जिसमें नेपाल के हाथों से सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानी निकल गए और ये भारत का हिस्सा बन गए। तराई का भी कुछ इलाका उस समय नेपाल के नियंत्रण में था, जिसे उसे भारत को देना पड़ा था। सुगौली की संधि में मेची नदी के पूर्व और महाकाली नदी के पश्चिम का भाग नेपाल को लौटा दिया गया था, जिस वजह से मिथिला का एक बड़ा हिस्सा नेपाल में चला गया था, जिसमें जनकपुर और भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी भी आता है। लेकिन दूसरी तरफ जब नेपाल के राजा ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया, तब अंग्रेजों ने उन्हें इसका इनाम जो है वो दिया और पूरा तराई का इलाका नेपाल को दे दिया। तराई के इसी इलाके में भारतीय मूल के लोग रहते थे, जिसे मधेसी कहा जाता है। दोनों देशों के बीच जारी इस विवाद में एक दिक्कत यह भी है कि नेपाल कह रहा है कि सुगौली की संधि के दस्तावेज गायब हो गए हैं। नेपाल का कहना है कि जमीन पर जो गलती हुई है उसे अब सुधारने का वक्त आ गया है, इसीलिए उसने अपना नया नक्शा तैयार कर लिया है। इसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के अलावा गुंजी, नाभी और कुटी गांवों को भी नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। नेपाल भले ही इस जमीन पर अपना दावा कर रहा हो और इसके लिए संविधान में संशोधन को भी तैयार है, लेकिन भारत इस जमीन से अपना दावा छोड़ेगा, ये बात शायद नेपाल भी मानने को तैयार नहीं है। वैसे आखिर लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर तक की रोड भारत के लिए जरूरी क्यों है? दरअसल कैलाश मानसरोवर जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता सिक्किम का नाथुला दर्रा है, दूसरा रास्ता नेपाल का काठमांडू है और तीसरा रास्ता है उत्तराखंड। सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा करीब 900 किलोमीटर की है, लेकिन अगर नेपाल की राजधानी काठमांडू से यात्रा शुरू की जाए तो मानसरोवर तक की दूरी 540 किलोमीटर के करीब रह जाती है। और अगर उत्तराखंड के लिपुलेख से मानसरोवर की यात्रा की जाए तो ये दूरी 90 किलोमीटर की रह जाती है। खैर, इस विवाद को नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के बयानों ने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। आपको हाल ही में उनके द्वारा दिए गए 2 बयान याद होंगे। पहला ये कि भारत का कोरोना वायरस चीन और इटली से भी ज्यादा खतरनाक है, और दूसरा ये कि भारत सिर्फ सत्यमेव जयते की बात करता है लेकिन उसका पालन नहीं करता। लेकिन सवाल उठता है कि नेपाली पीएम भारत पर इतने आक्रामक क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ओली की कुर्सी है। खबरों के मुताबिक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में पुष्पकमल दाहाल और सीनियर लीडर माधव कुमार नेपाल के खेमे से ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन अब यहां सन्नाटा छाया हुआ है। माधव के एक साथी के मुताबिक देश में हालात जो हैं वो गंभीर हैं और ऐसे में पीएम का इस्तीफा मांगना अनैतिक होगा। हालांकि विरोधी खेमे का साफ कहना है कि इस मांग को खत्म नहीं किया गया है, बजट और नए नक्शे के पारित होने तक के लिए इसे रोक दिया गया है। यानी साफ है कि भारत के साथ सीमा विवाद में ओली को फिलहाल बचा लिया गया है। ऐसा नहीं है कि नेपाल अब भारत से बातचीत करना ही नहीं चाहता। नेपाल ने संकेत दिए हैं कि वो इस मुद्दे पर भारत से बात करना चाहता है, लेकिन नेपाल में पिछले 1 महीने से जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से भारत का कहना है कि पहले बातचीत का नेपाल जो है वो माहौल तैयार करे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत ने नेपाल से सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं। दरअसल सोमवार को ही भारत और नेपाल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार भारत द्वारा नेपाल के 7 जिलों में 56 स्कूलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। खैर, नेपाल के साथ अभी रिश्ते की डोर न तो टूटी है और न ही अब उतनी मजबूत दिख रही है जो 1 दशक पहले थी। लेकिन सीमा विवाद या कहें तो नक्शा विवाद अभी कितना आगे तक जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये तो थी भारत और नेपाल के वर्तमान विवाद पर हमारी पूरी पड़ताल। अब बढ़ते हैं आगे और अंत में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। तो पाकिस्तान में एक गधे को जुआ खेलने के आरोप में अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान इलाके में शनिवार को पुलिस ने इस गधे को अरेस्ट किया। गधे के साथ 8 अन्य संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मजेदार बात यह है कि एफआईआर में इस गधे का नाम दर्ज था। रहीम यार खान इलाके के एसएचओ का कहना है कि आरोपी गधे को पुलिस स्टेशन के बाहर बांधा गया है।
पुलिस संदिग्ध जुआरियों से 1,20,000 रुपए नकद बरामद कर चुकी है। दरअसल जिन 8 लोगों को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है वो गधों के दौर में पैसे लगा रहे थे और उन गधों में इनका गधा भी शामिल था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर, पुलिस का ये कदम इलाके में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।